धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी का बहुत प्यार स्नेह मिल रहा है। आप अधिक से अधिक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरे इस चैनल में वरांग चरित्र का वर्णन चल रहा है। कल हमने स्वाध्याय किया था कि किस प्रकार से वरांग समस्त सेना के साथ और देवसेन महाराज के साथ आकर के वह अपने पिता के लिए युद्ध करने के लिए प्रस्थान करता है और नगर के निकट आकर के उसके पिता भी अपने राज्य उत्तमपुर से उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर वे पड़ाव डाल करके रुके हुए थे। वहां पर जीजा साले का और पुत्र पिता का मिलन होता है। हमने इस प्रकार से स्वाध्याय किया। आगे का स्वाध्याय करते हैं, उससे पहले मंगलाचरण करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदाद्योतु जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। अत्यंत दीर्घ अंतराल के बाद जब अपने प्रिय साले के साथ तथा सदा के लिए खोए हुए ज्येष्ठ पुत्र को देख करके महाराज धर्मसेन को ऐसा आभास हुआ था कि मैंने आज इस विशाल पृथ्वी के संपूर्ण रूप से जीत लिया है, जिसकी मलेखा लवण महासमुद्र है। और फलतः इस उद्गार को भी उन्होंने स्पष्ट भाषा में व्यक्त किया था कि दोनों ही राजाओं ने के माने मर्यादा में अमर्यादा का हर्ष सागर उमड़ पड़ा था। वे दोनों अपने अपने समान शील भय व आदि स्नेही तथा अनुकूल लोगों से घिरे हुए थे और उस समय उनके सुनने और कहने के योग एक वरांग का ही कथा रह गई थी। वह पूरा का पूरा दिन उसी कथा को कहते सुनते बीत गया था तथा दोनों उत्कंठाएं और दुख शांत हो गए थे। महाराज धर्मसेन ने संध्या समय कुमार वरंग को आज्ञा दी थी कि हे वत्स, रात्रि के आराम को से व्यतीत पर ज्यों ही सूर्य उदयाचल को आने में हो तुम शीघ्रता से प्रातःकालीन मंगल विधि को समाप्त कर लेना तथा तुरंत ही राजधानी को प्रस्थान कर देना। नगर में प्रवेश करके सबसे पहले अपने माताजी के दर्शन करना। युवराज वरांग स्वभाव से ही दारुण योद्धा थे, अतएव महाराज के उक्त आज्ञा को सुनकर के उन्होंने यही निवेदन किया था कि हे नाथ, जो शत्रु अतिथि युद्ध करने के लिए आया है, पहले मैं उसको दारुण शस्त्रास्त्रों से मार्ग से तर्पण करूंगा और इस विधि से जब उसका स्वागत ही हो लेगा तब उसके बाद ही मैं राजधानी में प्रवेश करूंगा। सुसेन के विजेता बकुलेश्वर को जब अपने गुप्तचरों के द्वारा महाराज देवसेन के आ पहुंचने और दोनों सेनाओं के विशालतम इन सब का भी बड़ा युवराज वरांग का अनुपम रण कौशल का पता लगा तो वह केवल नीति के कारण ही नहीं अपितु किसी हद तक भय से व्याकुल होकर के अपने देश को उसी प्रकार से लौट भागा था जिस प्रकार से मृगेंद्र की तीक्ष्ण गंध के से नाक में पहुंचते ही मधुमन्नत हाथी भाग लेता है। महाराज धर्मसेन के सच्चे आज्ञाकारी तथा कुशल गुप्तचर बकुलराज के सैन्य आदि बल तथा उसके छिद्रों को देखने गए थे, किंतु जब उन्हें उक्त शत्रु का पलायन का पता लगा तो वे महाराज को शीघ्र समाचार देने के लिए उतावले उठे थे। फलतः शीघ्र ही लौट करके उन्होंने महाराज को उक्त समाचार दिया था और शत्रु पक्ष को इस सरलता के पराभव हो जाने के कारण से महाराजाओं को इतनी अधिक प्रसन्नता हुई थी कि उनके मुख कमल अनायास ही विकसित हो उठे थे। उनकी आज्ञा से तुरंत विशाल विजय दुंदुभी बजने लगी थी और ऐसा मालूम होता था कि वर्षा ऋतु के आरंभ होने पर मेघ ही कठोरता से गरज रहे हैं। युवराज वारांग
अपनी शिक्षा तथा स्वभाव के समस्त गुणों के आकार थे और उस समय उनका तेज बुद्धि उदितमान बाल रवि के समान अनुरुक्त तथा वर्धमान था और सारा शरीर अनवद्य यौवन से उभार में आप्लावित था। अपने गुणों के कारण से भुवन वल्लभ थे और सारी पृथ्वी में एकमात्र बालक थे तथा जन साधारण उन्हें अपने सगे बंधु की तरह मानता था। जिस समय वह राजसभा में पिता के पास बैठे थे उस समय पिता, मामा, महामंत्री आदि गुरुजनों ने आग्रह पूर्वक कहा था, हे वत्स, इस विशाल राज्य का भरण पोषण का भार को अब जिस वृद्ध राजा ढोते थे अब तुम धारण करो, इसे चुपचाप स्वीकार कर लो और कुछ मत कहो। वह अपने मन में कुछ ही सोचता था किंतु उसे इसलिए नहीं कह सकता था कि उन्हें पिता आदि पूज्य पुरुषों के विपरीत वचन न समझ लें। अतएव वह उन्हें अपने निश्चय से कार्यान्वित करने से ही नहीं रोक सकता था। फल यह हुआ कि सब राजाओं ने मिलकर के उस नृत्य को भार को लाद दिया और मेघमाला के फट जाने पर पूर्ण चंद्रमा, जो कि अनुपम कांति होती है, युवराज वरांग की उस समय वही शोभा थी। सोने के तथा चांदी के तीर्थ जल पूर्ण घटों के द्वारा उनका राज्याभिषेक हुआ था और वत्सल तक कटी प्रदेश पर राज्य पट्ट शोभा दे रहा था। मस्तक पर मुकुट जगमगा रहा था और उनके ऊपर निर्मल धवल तथा चंचल चमक ढुल रहे थे। मधुमनत हाथी के ऊपर आरूढ़ होकर के जब वे राजधानी की ओर चला तो उसके चारों ओर अनेक राजा लोग चल रहे थे। ऊंचे ऊंचे केतु लहरा रहे थे तथा ध्वजाओं की शोभा भी अनुपम ही। अतएव उन्होंने देवराज इंद्र के समान उत्तमपुर में प्रवेश किया था और नगर में ऊंचे ऊंचे विशाल महलों की छतों पर कुलीन बहुएं बैठी थी तथा निर्विकार सुंदर चंचल नेत्रों से समूह से अपनी लीला एवं गुणों के द्वारा धीरे धीरे अपनी ओर आकर्षित करता हुआ वह पुण्य आत्मा पुरुष धीरे धीरे राजमहल की ओर चला जा रहा था। उत्तमपुर के राजमहल में के गोपुर में अंत तक अत्यंत उन्नत में स्वर्ण में द्वार थे और उसके ऊपर बने हुए आकाश चुंबी शिखरों से कलशों की कांति तथा द्युति अद्भुत थी और ऐसे विशाल राज प्रसाद में प्रवेश करते हुए कुमार वारांग की शोभा मेघों की घटा के से घूमते हुए निर्मल पूर्ण चंद्र की कांति के समानता करती थी और युवराज वरांग की अनुपमा आदि पत्नियां कुलीन कन्याएं तथा बधुएं थी। तब वे ज्यों ही उन्हें चंद्रमुखी ने चारों जोर से बजते हुए मांगलिक बाजों को शोर के बीच मनोरमा के साथ अपने पति का प्रवेश करते देखा, त्यों ही वे सब कुलनंदिनियां स्वयं आनंद विभोर हो उठी थी। हर्षित के कारण उन्मत्त युवराज वरांग हाथ जोड़े हुए विनय पूर्वक माता के सामने जा पहुंचे और उनके चरणों में झुक गए थे। वह माता भी क्या थी, उत्तमपुर के राजवंश की साक्षात गृह लक्ष्मी थी। बहनों ने जब भाई को देखा तो उनके मुख विकसित हो चुके थे और कमल के समान चमक उठे थे। युवराज वरांग अत्यंत नम्र पुरुष की भांति प्रत्येक बहन के पास गए थे और उनके चरण छूकर उन्हें स्नेह प्रकट किया था। वहीं पर लज्जा और प्रेम के भार से झुकी हुई अनुपमा आदि प्राणधिकाएं खड़ी थी और उनसे उनकी तरफ सहानुभूति तथा प्रेम पूर्वक देखा था, क्योंकि वे सब उसके हृदय के विराजमान थी, किंतु प्रकट रूप से वह उनके विषय में वहां न पूछ सका था। इसके उपरांत कुछ समय तक वह अपने पराक्रम के रुचिकर बातों को करता हुआ वहीं बैठा रहा था, क्योंकि शत्रु सेना का सदा के लिए तिरस्कार हो जाने के कारण उसका चित्त निश्चिंत हो गया था। अधम कुमंत्रियों की सम्मति को मानकर तथा पूर्व जन्म में
किए गए अपने कुकर्मों के फल के उदय में आने से पहले जिस वरांग का को व्याघ, सांप, नरक आदि जंगली पशुओं के रहने योग्य भीषण वन में निवास ही नहीं करना पड़ा था, अपितु एक क्षण को भी विश्राम पाए बिना अनेक दुखों को निरंतर सहना पड़ा था। उसकी राजपुत्र वारांग के पूर्वोपार्जित पुण्य कर्मों के जब परिपाक हो गया था तो शुभ उदय से उसे सागर वृद्ध आदि विश्वसनीय तथा हितैषी पुरुषों का समागम प्राप्त हुआ था। उसको क्रम से इस प्रकार से कल्याण कर लक्ष्मी प्राप्त हो गई थी, और इतना ही नहीं, वह अपने स्नेही बंधु बांधवों, मित्रों तथा प्रियजनों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा था। इस मनुष्य योनि में जीव पर बड़ी विपत्तियां पड़ती हैं, घोर संकट आ घेरते हैं, विपुल संपदाओं का भी समागम होता है तथा कभी कभी ऐसी ही प्रवृत्तियां होती हैं कि जिनका फल मिलने हुए सुख दुख होते हैं। कभी वियोग होता है तो कभी सहयोग, एक समय समृद्धि तो दूसरे क्षण सर्वोत्तम हानि होती है। किंतु जो सज्जन प्राणी श्री 1008 जिनेन्द्र भगवान के द्वारा उपदिष्ट मार्ग के अनुसरण करते हैं, तीनों लोकों में क्या सार है उसे भली भांति से जानते हैं, और जिनका आचार विचार उदार है, शुद्ध युक्त है, मार्ग की आराधना करते हैं तथा निर्दुष्ट आचरण का पालन करते हैं, और वे ही महापुरुष इस भव तथा पर भव में निश्चय से सुख को प्राप्त करते हैं। एक दिन ललितेश्वर देवसेन महाराज सेन के धर्मसेन के पास पहुँचे और उनकी संपत्ति तथा शोभा दिन दूनी व रात चौगनी बढ़ रही थी। उस समय भी सुख के साथ निश्चिंत बैठे थे कि उसके सामने आदर पूर्वक उपस्थित होकर ललितेश्वर ने अपनी राजधानी को लौट जाने की अभिलाषा को प्रकट किया था, क्योंकि जिस कार्य के प्रसंग से वे आए थे वह समाप्त हो चुका था। सिंह के समान पराक्रमी तथा मदोन्मत्त, गज के तुल्य धीर गंभीर तथा महाराज देवसेन कुछ समय तक लोक व्यवहार के लिए शिष्टाचार के विषय में सोचते रहे, और इसके उपरांत कुछ निर्णय करके उन्होंने साले तथा संबंधी ललितेश्वर की सम्मान, भेंट तथा अन्य सत्कार के योग्य उपायों के द्वारा वैभवपूर्ण पूजा की थी, और उत्सव को पूर्ण होते ही उन्हें विदा कर दिया था। महाराज देवसेन ने भी पत्नी रूप से संसार में प्रवर्तन स्थिति तथा सदाचार की मूलभूत अपनी दोनों राजदुलारियों की बहने महारानी गुणवंती को सेवा में अर्पण करके तथा समस्त शत्रु मंडल को निर्मूल करने के वाले सुयोग दामाद को विदा करके विशाल वैभव के साथ प्रताप के साथ अपने देश को प्रणाम किया था। महाप्रतापी ससुर ललितेश्वर के चले जाने पर राजा वरांग अपनी पत्नियों से मिलकर के माता पिता के स्नेह धरा में आडोलन करके तथा मित्र बंधुओं के साथ गिरा हुआ उत्तमपुर में आनंद करता था। तब एक उसकी थकान दूर हो चुकी थी और उसके पराक्रम की ख्याति समस्त दिशाओं में व्याप्त हो चुकी थी। वह वरांग नामधारी प्रतापी राजा नीति तथा धर्मशास्त्र के मार्ग के अनुसार पृथ्वी के शासन करता था, और उसके न्याय में राज्य में सुषेण की माता तथा उसका प्रधान सहायक कपटी मंत्री, ये तीनों ही देश को में शांत और सुखी न थे, क्योंकि इन लोगों ने के अकारण ही राजा वरांग के प्रति घोर अपराध किया था, और वे लोग कहते थे अनुपम पराक्रमी तथा असहाय तेजस्वी राजा वरांग के धैर्य को धन्य है तथा उसकी क्षमा शक्ति को और गंभीरता को भी कहना ही क्या है। पूर्ण प्रवृत्ति को प्राप्त करके भी हम सुनिश्चित अपराधियों पर करुणा भाव के साथ दिखता है, और हम सब दुरात्माओं को सुख पूर्वक रहने दे रहा है। इस समय वृथाभिमान को छोड़ करके हम लोगों को उसको क्षमा याचना करनी चाहिए और दर्शन करने के लिए चलना चाहिए। मंत्री रानी और सुषेण दोनों को कहता था, देखो तुम दोनों ने उस समय भी मेरी सुविचारता
प्रथम सम्मति को नहीं माना था, सो उसका फल सामने है। अब मैं इस समय भी जो कुछ कह रहा हूँ वही सर्वथा उपयुक्त है। यदि तुम दोनों को भी मान्य है तो विनम्रता पूर्वक उसे विचार कर लो। इस प्रकार आपस में हित और अहित के विषय में मत विनिमय करने के बाद वे तीनों ही निर्णय किया था कि वे नूतन राजा के सामने नत होकर के उनके लिए एकमात्र प्रशस्त उपाय था। तो वे उनका अपराध उन्हें भयाक्रांत करने देता था, जिससे उनके शरीर कांपने लगते थे। और इसी अवस्था में वे लोग एकांत स्थान में विराजमान राजा वरांग की सेवा में उपस्थित हुए थे। हे प्रभु, आपके मन में भी हमारा कुछ ही नहीं बिगाड़ा था, तो भी नीच कार्य करने में कुशल हम दुरात्माओं ने आपके प्रति महान नीच अपराध किया है। किंतु हम जीवित रहना चाहते हैं, इसी आशा से हम आपकी शरण में आए हैं। हे नाथ, इस समय हम पतितों पर दया करिए और क्षमा करके प्रसन्न होइए। राजा वरांग ने जब अपनी सौतेली माता को आते देखा तो वह इस प्रकार अनुचित विनय न करे, इन शब्दों की आवृत्ति करते हुए आसन छोड़ करके उसका स्वागत करते हुए मस्तक झुका करके प्रणाम किया था। सुषेण पर अपना बंधु स्नेह प्रकट करने की अभिलाषा से उसके सिर, पीठ पर आदि अंगों पर हाथ थपथपा करके वह कूटनीतिज्ञ मंत्री को आप किसी भी रूप में वह न करें कह करके धैर्य बंधाया था। जिन लोगों ने इस धरा पर मेरे विरुद्ध आचरण किया था अथवा मुझे संग्राम करने का दुस्साह किया था, मैं उन सबको चुन चुनकर यम के नगर में भेज देता हूँ। किंतु जो मेरी आज्ञा अनुसार आचरण करते हैं, मैं प्रत्येक दृष्टिकोण से उनका पालन पोषण करता हूँ। बस यही मेरी बड़ी दृढ़ प्रतिज्ञा है। जो साधु स्वाभी पुरुष इन व्यक्तियों को भी क्षमा कर देते हैं, उन्हें उनके प्रति अक्षम्य अपराध किए थे, और उन सज्जन प्राणियों को ही विवेकी महानुभाव समाशील कहते हैं। किंतु घात अपराध करने वालों के साथ जो भी विशेष व्यवहार को दैत्यकृत क्षमा समझना चाहिए, इसलिए किया जाता है। वे अपराधी अनेक गुणों के कलाओं के भंडार हैं, और ऐसे क्षमा को तो देवकृत क्षमा ही समझना चाहिए। युवराज वरांग के नीति पूर्ण उदार वाक्य रूपी चंदन जल की बूंदों से सुषेण की माता सुषेण तथा धनवीर मंत्री, इन तीनों के मन अत्यंत शीतल हो गए थे, और उनके मुख कमल हर्षित के कारण से विकसित होते थे। उनके अतिरिक्त उनके अनिष्ट की आशंकाएं तथा शोक समूल नष्ट हो गए थे, और वे सब निश्चित होकर के अपने अपने महलों को लौट गए थे। युवराज के अनुपम क्षमा भाव ने सुषेण आदि तीनों के हृदय में मैत्री भाव के रंग को रंग दिया था, और तब वे युवराज वरांग को अपना सच्चा हितैषी मानते हुए लौट गए थे। तो वह अपने धर्म पिता सेठ सागर वृत्त के साथ आगे करने विशेष कार्यों के विषय में मत विनिमय करने के लिए अपने पिता महाराज धर्मसेन के पास गया था, और कारण वही तो उसके वीरोचित कार्य करने का समय था, क्योंकि उस समय उसके प्रताप, नीति निपुणता, कीर्ति तथा सैन्य मंत्र आदि शक्तियां जो मध्याह्न को प्राप्त हो चुकी थी, विशाल तथा विस्तृत लक्ष्मी के अधिपति पिता के समक्ष युवराज वरांग शास्त्रोक्त मर्यादा तथा शिष्टाचार पूर्वक उपस्थित हुए थे। वहां पहुंच करके उनके चरणों को प्रणाम करके उचित आसन पर बैठ गए थे, और मन ही मन कारणीय कार्यों को महत्व के विषय में उहापोह करते रहे। और जब महाराज ने अन्य कार्यों से निर्वृत्त हो गए थे, तब उन्होंने धीरे धीरे अपने कार्यों के विषय में निवेदन किया था। हे महाराज, अपने पूर्वज के समय के चले आए इस उत्तमपुर राज्य पर आपके चरण श्री के शासन है। मेरे सौतेले भाई सुषेण का भी आधे राज्य पर जन्म सिद्ध अधिकार है। इसके सिवा आप सब लोग के गुरु चरणों ने मुझे भी इस पद के नियुक्त कर दिया है,
और इस प्रकार वर्तमान में 3 राजा यहाँ विद्यमान हैं। अब आप ही बतावें कि एक ही नगर में 3 राजा एक साथ कैसे रह सकते हैं। हे जनक, यदि आपकी आज्ञा हो तो आपके श्री चरण के प्रसाद से मैं अपने राज्य भाग में वर्तमान में मनुष्यों की बस्तियों के सर्वार्थ रहित वन को ही लेकर के वहाँ पर नए नगर को बसाऊंगा। यदि आपका मुझ पर सत्य स्नेह है तो मुझको जाने की आज्ञा दीजिए। किसी भी कारण से मुझको रोकिए मत। पुरुषार्थी पुरुष सिंह के लिए सर्वथा उपयुक्त पुत्र के वचनों को सुनकर के महाराज धर्मसेन ने उसे उत्तर दिया था कि उसका एक एक शब्द हृदय में घर कर लेता था। हे पुत्र, वास्तव में तुम ही मेरे पुत्र कहे जा सकते हो। वृद्धावस्था में मुझे तुम्हारा ही सहारा है और तुम ही मेरे जीवन के में अंतिम दिनों के भली भांति निभा कर सकते हो। इस कारण सब से मुझे छोड़कर कहीं और जाना तुम्हें शोभा नहीं देता है। पूज्य पिता के हृदय से निकले शब्दों को सुनकर युवराज बरांग ने इतना ही कहा था, महाराज, मुझे ज्ञात है कि आप मुझ पर इतना अधिक स्नेह रखते हैं, तो भी मेरी बुद्धि रह रहकर इसी दिशा में जाती है। अतएव आपके से निवेदन है कि आप मुझे नूतन देशों को जीतने की आज्ञा अवश्य दें। युवराज बरांग ने इन वचनों के से राजा को स्पष्ट आभास मिल गया था कि उनके प्राण प्रिय पुत्र विजय यात्रा पर जाने की दृढ़ निश्चय कर लिया है। तब उन्होंने प्रकट रूप से कह दिया था कि हे पुत्र, तुम्हारी जय, तुम्हारी राज्य आदि सबकी लक्ष्मियां दिन दूनी और रात चुगनी बने तथा तुम्हारा समस्त मनोरथ शीघ्र पूर्ण होवे। आज्ञा मिलते ही युवराज बरांग ने चरणों को प्रणाम करके अपने धर्म पिता तथा पिता दोनों को से विदा ली और उसके उपरांत क्रम से ही वह सगे संबंधियों से भेंट करने के जाने के लिए अनुमति प्राप्त की थी। सबसे इन सबके निवृत्त होकर के उसने उन्हीं लोगों को अपने साथ जाने की आज्ञा दी थी जो कि प्रसन्नता और साहस पूर्वक उसका साथ देना चाहते थे। जब सब तैयारियां पूरी हो चुकी थी तो बड़े वैभव के साथ उसने उत्तमपुर से प्रयाण किया था और महाराज धर्मसेन की आज्ञा से अनुभवी तथा कुशल सेना नायक योद्धा मंत्री तथा आगमो रूपी समुद्र पारंगत असाधारण विद्वान जो कि पुत्र के नूतन राज्य के भार को सहज ही संभाल सकते थे, ऐसे वह सब कर्मचारी उनके पीछे पीछे गए थे। श्रेष्ठ मुहूर्त, अनुकूल नक्षत्र और विशेष लगन आदि को देख करके प्रभुता और वैभव के अहंकार से उन्मत्त शत्रुओं के साक्षात काल ने ही विजय प्रायण किया था। श्रेष्ठ पुरुषों के साथ विजय के लिए निकले हुए महाराज बरांग का आंतरिक हर्ष अपने आप बाहर प्रकट हो गया था और उसके स्वभाव से ही सुंदर शरीर की कांति अनुपम थी तथा कमलों के समान बड़ी बड़ी आंखें देखते ही बनती थी। वह प्रयाण करता हुआ मणिमंत पर्वत पर जा पहुंचा। सरस्वती नाम की नदी अत्यंत प्रसिद्ध थी और मणियों से छटा थी और प्रकाशमान मणिकांत महापर्वत भी उस समय सर्वविश्रुत था और इस सरस्वती नदी की मणिमंत गिरी इन दोनों के बीच में जो विशाल अंतराल है उसी की भूमि पर कभी प्राचीन समय में अनाथपुर बसा हुआ था और पक्षियों का राजा गरुण जिनका वाहन तथा यमुना नदी में कूद करके जिन्होंने भीमकाय कालिया नाग का वध किया था, उन्हीं यदिवंशी शिरोमणि नारायण श्री कृष्ण जी ने आक्रमण करके इस स्थान पर पहले युग में जरासंध का वध किया था तथा विजय उल्लास में समस्त मस्त होकर के वहीं पर नृत्य किया था और इसी कारण से उस स्थान पर बसाए गए नगर का नाम अनात्रपुर पड़ गया था। मृगों के राजा सिंह के समान
पराक्रमी इंद्रजेता तथा समूल नाश करके शत्रु पक्ष के विजेता महाराज वरांग का ध्यान जब उक्त इतिहास के ज्ञाताओं ने इस पौराणिक प्रसिद्ध स्थान की ओर आकर्षित किया, तब उसने उसे स्वयं देखकर जाना था कि किसी समय की यह सुसंपन्न नगरी कालक्रम के अनुसार शत्रु राजाओं के भीषण क्षोभ से उत्पन्न आघातों के कारण जर्जर होकर के मिट्टी में मिल गई थी। राजनीति आदि शास्त्रों के पारंगत तथा सूक्ष्म विचारक मदोन अनंत सेन आदि अनुभवी मंत्री उसके साथी थे। अतएव उनके शांति पूर्वक परामर्श करके राजा वरांग ने उस स्थान पर पहले के ढंग के नगर का निर्माण कराया था। नूतन नगर के बाहर के भाग की शोभा की अति अद्भुत थी, क्योंकि उसके चारों ओर कृत्रिम तथा अकृत्रिम दोनों प्रकार के पर्वतों के शिखरों की बाढ़ सी खड़ी थी। तालाब व बड़ी बड़ी दीर्घाएं तथा छोटे छोटे जलाशय ने सारे प्रदेश को घेर रखा था, और इन जलाशय आदि समुद्र में खिल रहे थे, कमल इसमें खिल रहे थे, और जिन पर सुंदर तथा मधुरभाषी हंसों के झुंड खेल रहे थे, और इस नगर के चारों ओर से घेर करके खोदी गई खाई समुद्र के समान गहरी और चौड़ी थी, और उस नगर का विशाल प्रकार परकोटा पर्वत के समान उन्नत तथा अभेद्य था। नगर के विशाल तथा उन्नत प्रवेश द्वार तो हिमाचल के उन्नत शिखर के स्मरण करता था, और शरद ऋतु में अत्यंत निर्मल हुए मेघों के तुल्य ही उस नगर को ग्रहों की छटा थी, और वह नगर विशाल सभा स्थलों से पपियाओं, देवालयों, शिक्षा आदि के आश्रमों और परिपूर्ण था। पूरे का पूरा नगर एक दो नहीं अनेक मुनि चौराहे तथा चौपालों से बटा हुआ था, और उस नगर में जगत विख्यात बाजार सदा ही खुले रहते थे, और उस नगर की चर्चा सुनने पर कानों में को संतोष होता था, तथा देखने पर तो वह आंखों से जुड़ ही जाती थी। आनत्रपुर के बीचों बीच एक उन्नत स्थान था, जो कि अपनी प्रकृति विशेषताओं से कारण नगर के समस्त बस्तियों को अलग से देखता था, और उसकी शोभा ऐसी अद्भुत थी कि उसके कारण ही वह वीरों का प्रिय वस्तु हो गई थी, तथा नगर को किसी भी भाग से उसके आसानी से देखा जा सकता था, और उसी स्थान पर उसके बहुकुशल शिल्पियों के अथक परिश्रम करके यह विशाल राजमहल बनाया था, जो कि अपनी असीम संपत्ति के कारण से सुशोभित हो रहा था। निवास गृह, रहो गृह और डोला गृह, जल गृह, शिष्ट पुरुषों के उपयुक्त मुंडन गृह, नंदीवर्धन, धर्म उत्सव गृह और महान तथा विशाल सभा भवन बने हुए थे। ये सब भवन यथायोग रूप से 3, 5, 6, 7, 9 तथा 8 भूमियों मंजिलों से युक्त थे, और राजमहल में चारों ओर विशाल गजशाला, अश्वशाला तथा आयुधशाला की पंक्तियां खड़ी थी। कोषगृह, धान्य गृह, वत्सशाला, औषधशाला विस्तार पूर्वक बनाए गए थे, और इन गृहों में प्रत्येक वस्तु तथा माप संपूर्ण रूप से वैज्ञानिक था। राजमहल की उत्तर श्री में एक विशाल जिनालय की रचना मणियों के रत्नों से की गई थी, और इस जिनालय की छटा बड़ी ही आकर्षक थी, और उसके ऊपर विशाल पताका लहरा रही थी। चारों ओर लगी हुई छोटी छोटी ध्वजाओं के दृश्य भी अद्भुत था, तथा उसके ऊपर बने हुए हजारों शिखरों ने तो पूरे के पूरे आकाश को ही घेर लिया था। राजा वरांग के पुण्य के उदय से प्रताप से जब अनंतपुर के बसने का समाचार चारों ओर फैल गया, तो उसके सुनते ही सब दिशाओं से महासंपत्तिशाली सज्जन लोग उस नगर को चले आए थे, और कुछ समय पहले महाराज संगन जंगलों के कारण जिस प्रदेश को निकलना भी कठिन था,
थोड़े समय के बाद उसी स्थान की शोभा को ग्राम, नगर तथा ग्वालों के अनेक बस्तियां बढ़ गई थी और गहन वनों के मध्य में कहीं कहीं पर तो तपस्वियों के आश्रम बने थे और आश्रम की कुटियां शिलाओं की बनी थी तथा उनके धरातल बढ़िया सुंदर फर्श करके बनाए गए थे। पर्वत के ऊपर राजा की आज्ञा से हरी भरी समतल भूमियां बना दी गई थी और उनके रमणीकता अलौकिक थी और जंगल को काट करके विशाल राजमार्ग बनाए गए थे और उनके दोनों ओर बड़े वृक्ष खड़े थे। अन्य स्थानों पर सुंदर जलाशयों को चारों ओर मनोहर लताएं झूम रही थी। कहीं पर गोधूम, गेहूं, अतसी, तिल तथा जौ के खेत खड़े थे और इतने आसपास ही खलिहान थे और जिनके पक जाने पर कटा हुआ धान इकट्ठा किया जा रहा था और दूसरी ओर धान के खेतों की पंक्तियां लहरा रही थी तथा अन्य ओर मधुर आमों के कोमल उद्यान खड़े थे और विशाल जलाशयों के कमल खिले हुए उनके बड़े बड़े सुंदर पत्ते पूरे के पूरे तालाब को ढक लिया था और शोभा से अत्यंत उत्कर्ष लग रहे थे। फलतः जलाशयों को देखने पर ऐसा मालूम होता था कि अपनी उपयुक्त संपत्ति के द्वारा धान्य के खेतों पर हंसी कर रहे हो और फल संपत्ति भार से झुके हुए धान के पौधे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो लज्जा से उन्होंने अपने सिर को ही झुका लिया हो। कहीं पर कुल ललनाएं कुमुद तथा कमल के द्वारा कलशों के मुखों को ढक करके इसलिए जल भर रही थी कि देखने वालों की भी शकुन हो जाए और उनके सुंदर नेत्र कमलों के समान बड़े बड़े थे और कुटिल भ्रिकुटियां तथा उन्नत स्तनों के रूपी लक्ष्मी को देखते ही बनती थी। ऐसा असीम सौंदर्य होने पर भी वे श्रृंगार को भी किए थी और सोने तथा मोती के आभूषणों को विभूषित सुकुमारियां मार्ग चलते चलते थक जाती थी और हजारों ग्रामों को देखते हुए झूमने वाले कुक्कुट पक्षी पुरुष एक दूसरे को देखने की अभिलाषा से ही आसपास से अपने स्थानों को छोड़ करके वहां पहुंच जाते थे। आनत्रपुर के प्रकार के सभी उपद्रवों से परे थे और किसी अनुचित भय से वहां स्थान न था। व्यसन आदि दोषों कोस दूर थे और उसमें फंसने की भी आशंका तक नहीं थी। वहां पर सदा ही दान, महोत्सव, मान सत्कार और विविध उत्सव चलते थे। भोग तथा परिभोग को प्रचुर सामग्री प्राप्त थी और संपत्ति थी और कोई सीमा ही ना थी। इन सब सुविधाओं के कारण से वहां के निवासी अपने जन्म को सफल समझ रहे थे। आनत्रपुर के निवासियों के किसी भी प्रकार के सुख और भोगों की कमी न थी। अतएव वे कुरुक्षेत्र के पुरुषों के समान हष्टपुष्ट तथा सुंदर थे और उनकी संपत्ति खानों से निकलने वाली बहुमूल्य वस्तुओं के समान दिन दुनी और रात चौगनी बढ़ती थी। वे सब के सब दानशील, सत्कार परायण तथा शांत स्वभावी थे और नगर निवासी की इन सब विशेषताओं के कारण ही इन नगर पूर्ण रूप से विदेश देश के समान कृषक, ग्वाला आदि छोटी छोटी बस्तियां राजा वरांग के उस नूतन साम्राज्य में ग्रामों की समानता करती थी और इन धन जन से परिपूर्ण ग्राम भी नगर तुल्य हो गए थे और उस नगर को कहना ही क्या था कि अपनी संपन्नता के कारण से वज्रधारी इंद्र की अलकापुरी को भी उपहास करता था। इन सब संपत्तियों से गिरा हुआ राजा वरांग मूर्तिमान इंद्र के सदृश नूतन राज्य नगरों में आकर के औद्योगिक नगरों, ग्रामों, मंडपों तथा जलाशयों पर बसे पत्तनों में जितने भी नागरिक रहते थे उन समस्त जनता को क्रमशः सर्वोत्मुखी प्रगति हो रही थी। इस अवस्था को वह कह सकते थे कि राजा वरांग पूर्वों के आचरित अपने शुभ कर्मों के फलोन्मत्त होने के कारण से उक्त प्रकार के समृद्धि का मूल हेतु होकर के विशाल आनंद का उपभोग कर रहे थे। प्रबल पुरुषार्थी राजा वरांग केवल देश बसा कर ही संतुष्ट न हो गया था
अपितु उसके समुद्र रूपी मेखला से गिरी हुई विशाल भूमि को भी जीता था। उसके यश से विशाल विस्तार ने सारे आकाश को व्याप्त कर लिया था और इस समय इंद्र के समान तेजस्वी तथा सुंदर था और उसके विपुल वैभव से भी इंद्र के समान लगता था। राजा वरांग ने इन जिन कार्यों को करने का निश्चय किया था वे उन्हें पूरा कर चुके थे। अतएव एक दिन सुख पूर्वक प्रखर प्रतिभाशाली मंत्रियों के साथ बैठे हुए मन ही मन उन सब उपकारों को सोच रहे थे जो कि उनके ऊपर सेठ सागर वृद्ध ने किए थे और उन सब का ध्यान आते ही वह कृतज्ञता से ज्ञापन करके एक अवसर को सामने देख करके बड़े आनंद से खिल उठे थे और उन्होंने मंत्रियों को सम्मति पूर्वक सारपति के राज्याभिषेक की आज्ञा दी थी। राजा के उदारता पूर्वक प्रस्ताव को सुनते ही सारपति सागरवत सरलता से समझ सके थे कि बुद्धि के अवतार राजा वरांग का उन पर इतना अधिक अनुग्रह था, किंतु वे भी जानते थे कि वणिक होने के कारण वे राज्य लक्ष्मी से उपयुक्त नहीं है। इसी विचार को ठीक मानते समझते हुए राजा को उत्तर दिया था, हे राजन, मेरे वंश में उत्पन्न हुए मेरे किन्हीं भी पूर्वजों ने इसके पहले कभी राज्याभिषेक कराने का सौभाग्य प्राप्त नहीं किया है। अतएव मेरे कुल में अनादिकाल से जो परंपरा चली आ रही है उसे त्याग कर मेरी पीढ़ी अर्थात मैं किसी भी नूतन मार्ग पर चलूं, यह मुझे किसी भी अवस्था में शोभा नहीं देता है। सारपति सागरवत के इस बुद्धिमत्ता पूर्वक उत्तर को सुनकर के राजा वरांग ने आग्रह पूर्वक यही निवेदन किया था, आप इस विषय में और कुछ अधिक भी ना कहें, थोड़ा सोचिए। जिसका लड़का सर्वमान राजा है उसका पिता वणिक है, इस बात को भी इस पृथ्वी पर जो सुनेगा वही जी भर के हंसेगा। क्या आप इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं? इस प्रकार निवेदन करने के पश्चात राजा वरांग ने सेठ सागरवत के विरोध का विचार न करके बलपूर्वक असीम रिद्धि के से परिपूर्ण निर्मल धवल छत्र चंचल चमर तथा उन्नत महार्घ आसन युक्त राजपथ को उन्होंने समर्पित कर दिया था और संस्कार के समय ही घोषणा कर दी थी कि श्रीमान राजा सागरवत आज से वृद्धव बरार के राजा हुए। राजा सागरवत के नीति निपुण ज्येष्ठ पुत्र जिसका शुभ नाम धन वृद्धि था, उसको आग्रह करके कौशल, दक्षिण कौशल, पत्र वर्तमान, महाकौशल, बरार सहित मध्य प्रांत का राज्य दे दिया था तथा कनिष्ठ पुत्र को भी बशुक्ति को उसे कलिंग देश के शासक को नियुक्त कर दिया था, जो सदा के लिए मत्स्य हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। महामंत्री अनंत सेन को राजा वरांग ने सुप्रसिद्ध पल्लव देश का राजा बना दिया था, क्योंकि अपना दृढ़ पराक्रम तथा अटल निश्चय करने में सहायक स्थिर बुद्धि के कारण से इसके लिए सर्वथा उपयुक्त थे और विशेष विद्वान मंत्रीवर देवसेन को उन्होंने काशी के आसपास के राज्य को दिया था तथा राज्यभार को धारण करने के लिए सहयोग मंत्री श्री चित्रसेन को उन्होंने विदिशा के सिंहासन पर बिठाया था और इसी अजित सेन मंत्री को अमिता राष्ट्र अवंतिका राष्ट्र को उज्जैन का शासन सौंप दिया था तथा मालवा नाम का सुसंपन्न देश को प्रधानता अति प्रधानता को दी थी। और इस प्रकार से राजा वरांग ने अपने बंधु बांधव सुयोग शिष्ट पुरुष तथा हितैषी आदि इष्ट पुरुषों को द्वारा सेवित विशाल धात्री को अपने बंधु बांधव तथा प्रेमी जनों से उसकी योग्यता के अनुसार बांट दिया था। आज के स्वाध्याय में इतना ही। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोबण मस्तक नमो सदा देत हूँ धूप। हे जिनवाणी भारते तो जपो दिन रैन,
जो तेरी शरण लागे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरियंत को गुरु सेवा निर्गन। दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।